Good afternoon, my dear students. Myself Monica Sharma, your English educator. कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी प्यारी सी स्माइल के साथ वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एंड एजुकेट। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को शुरू करने से पहले गुड आफ्टरनून टू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है इस क्लास में। और आज जो है अपन एक पोयम करने जा रहे हैं। पोयम द 7 एजेस ऑफ द मैन, जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। और विलियम शेक्सपियर ने ये जो पोयम लिखी है द 7 एजेस ऑफ द मैन, इसका पहले अपन इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। द 7 एजेस ऑफ द मैन। इंसान जो है ना, वो इस धरती पर आता है तो अपन कहते हैं कि अपन एक ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन अपन एक ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। अपन जो है 7 तरह के रोल प्ले कर रहे हैं, और वो 7 रोल कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक ज़िंदगी नहीं और 7 रोल अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो 7 रोल को डिस्कस करते हैं और कुछ लाइफ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। उससे पहले एक बार अबाउट द पोयम पढ़ लेते हैं। विलियम शेक्सपियर 1564-16 वॉज एन इंग्लिश पोएट। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश पोएट हैं, लिखते हैं और प्ले राइट करते हैं, एक्टर हैं एंड ड्रामिस्ट हैं, ठीक है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द बैरड ऑफ एवन, मतलब कि खूब सारी अच्छी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं और इसलिए इनको जो है वो बैरड ऑफ एवन भी कहा जाता है। ही वर्क्स इंक्लूड 38 प्लेस। इन्होंने 38 प्लेस लिखे हैं। सोचो कितना काम किया। 38 प्लेस, 154 सोनेट लिखे हैं इन्होंने। फिर 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स। 38 प्लेस, 154 sonnet, 2 long narrative poems. His plays have been translated into major modern languages and performed the world all over. मतलब इन्होंने तो इंग्लिश के अंदर कोई प्ले लिख दिया, अब उस प्ले को हर भाषा में ट्रांसलेट करके पूरे वर्ल्ड में इस प्ले के ऊपर परफॉर्म किया गया। एंड हिज प्लेज वर प्रीमली कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजेडी एंड ट्रेगी कॉमेडीज। हेलमेट, Othello, King Lear, Macbeth, As You Like It, and The Merchant of Venice are considered as the finest play. ये इनकी finest play थी। This poem is monologue taken from a famous Shakespearean comedy. ये poem कहाँ से ली गई है? Shakespearean comedy से ली गई है, As You Like It, and it is spoken by Macaulay Jacques. According to the poet, man लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेज, कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो 7 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले इन्फेंट मीन्स के बच्चा, ठीक है, इन्फेंट। उसके बाद आते हैं अपन स्कूल बॉय, थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लग जाते हैं, स्कूल बॉय वाली एज। उसके बाद लवर, फिर एकदम से जोश आता है, जोश कौन सा वाला? लवर वाला जोश आता है, तो लवर। उसके बाद सोल्जर, मतलब मैच्योर हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लग जाते हैं। फिर जस्टिस, न्याय के लिए दिमाग दौड़ता है, न्याय के लिए ऐसा नहीं पूरे टाइम लड़ेंगे, मतलब मदर फादर वाली एज में आ जाते हैं। बच्चा जब अपन छोटे होते हैं तब, जब अपन घुटनों पर चलते हैं, स्कूल जाते हैं तब, फिर लवर बनते हैं तब, सोल्जर की एज में अपनी मैरिज हो जाती है, जस्टिस की एज में अपन दादा दादी बन जाते हैं। उसके बाद पेंटलून, मतलब कि अब सब देख लिया, दादा दादी पोते पोती सब हो गए। उसके बाद आती है अपनी ओल्ड एज, मतलब कि दूसरा बचपन, ठीक है। उसके बाद आता है अपना दूसरा बचपन। तो अपन एक ज़िंदगी में 2 बार बचपन के अंदर जाते हैं, ठीक है। पहले तो जाते हैं सही में इन्फेंट वाली एज में और फिर जाते हैं ओल्ड एज में। इट इज़ वन शेक्सपियर्स ऑफन क्वेटेड monologues written in a limbic parameter. Many writers and the Pythagoras at present as compared to the world as stage. और इस तरह से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो अपना वर्ल्ड जो है ना वो एक स्टेज है,
मतलब भगवान अपने को जन्म देता है तो अपन सुख शांति से जिंदगी बिताने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है अपन एक स्टेज पे अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसी रोल को प्ले करते हुए अपन अपनी लाइफ को कंप्लीट भी करते हैं, है ना। भगवान अपने को जन्म देता है और जन्म के साथ साथ अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो है वो बच्चे बन जाते हैं, बच्चे के बाद फिर स्कूल बॉय बनते हैं, स्कूल बॉय के बाद अपन लवर बनते हैं, और लवर के बाद में अपन सोल्जर बनते हैं, और सोल्जर के बाद में अपन जस्टिस वाली एज में आते हैं, उसके बाद पेंटलून वाली एज में, और फिर दूसरा बचपन जीते हैं अपन, दैट इज ओल्ड एज। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग पोयम है, मज़ा आएगा पढ़कर। शुरू करते हैं इस पोयम को पढ़ना अपन। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, कि ये जो दुनिया है ये एक स्टेज है, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर्स, और सारे आदमी और औरत जो भी यहाँ पर आते हैं वो मियरली का मतलब होता है केवल, अपन जो है केवल एक प्लेयर है। ठीक है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि ये पूरी दुनिया एक स्टेज है, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर, ऑल द मैन एंड वुमेन जो भी आदमी और औरत यहाँ पर आते हैं वो केवल अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। तो आप सोचिए, आपका जन्म हुआ अगर किसी हिंदू फैमिली में, या किसी मुस्लिम फैमिली में, या किसी सिख फैमिली में, या कोई क्रिश्चियन फैमिली में, तो क्या कर रहे हैं आप, दुनिया में आ रहे हैं, आप बच्चे हैं, फिर बच्चे से बड़े होते हैं, फिर आपकी मैरिज होती है, फिर आप दादा दादी वाली स्टेज पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप बूढ़े हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, फिर आप वापस इतने बूढ़े हो जाते हैं कि अब उठने की भी सरदा नहीं है, भगवान बुला लें। तो ये जो आपने किया, ये आपने क्या किया, ये 7 स्टेजेस जी जिंदगी की, है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जब आपने ये 7 स्टेजेस को जिया तो आपने इन स्टेजेस में एक ही कैरेक्टर प्ले किया क्या, अलग अलग कैरेक्टर प्ले किए। मतलब फॉर माई एग्जाम्पल, मैं छोटी थी तो बहुत छोटी बच्ची, फिर मैं स्कूल जाने लगी, राइट, फिर मैं बड़ी हुई, उसके बाद में मेरी मैरिज हो गई तो मैं एक वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ। जब मेरे बच्चों की मैरिज हो जाएगी तो दैट मीन्स व्हाट, कि मैं एक दादी या नानी का रोल प्ले करूँगी। उसके बाद में जब मेरी ओल्ड एज आ जाएगी तो मैं रिटायरमेंट वाला रोल प्ले करूँगी, और फिर मैं एकदम बूढ़ी कि भैया अब दांत नहीं है, बाल जो है वो सफ़ेद हो गए हैं, कुछ खाया नहीं जाता, दिखता नहीं है, वो वाली स्टेज प्ले करूँगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, 7 लाइफ के 7 एजेस का रोल प्ले कर रही हूँ। तो इंसान जो है जब धरती पर आता है तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आया, हाँ कि भाई ब्राह्मण घर में मेरा जन्म हुआ, या मुस्लिम घर में हुआ, या क्रिश्चियन घर में हुआ, तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। आप अपनी ज़िंदगी में क्या बन रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो ही रोल, मतलब रोल इन द सेंस कि आप क्या बने, आप जिस प्रोफेशन में गए आप वहाँ के आर्टिस्ट हैं, है ना, आप जिस प्रोफेशन में गए आप वहाँ के आर्टिस्ट बन गए। आपने उसको कितना निभाया वो दिखता है, कि अच्छे से निभाया तो वही जो पीछे वाली ऑडियंस है वो क्लैप करेगी। ऑडियंस मीन्स कि आपके घर वाले और आपका समाज खुश होगा कि भैया हमारे समाज का बंदा या हमारे घर का बेटा अपना नाम रोशन कर रहा है। तो शेक्सपियर ये कहता है कि वर्ल्ड जो है वो एक स्टेज है, और इस स्टेज पर अपन जो है वो प्लेयर है। एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक आदमी एक समय प्लेज अ मैनी पार्ट, वो खूब सारे पार्ट प्ले करता है, कर ही रहा है। जैसे मैंने आपको मेरा एग्जाम्पल देके बताया, तो दैट मीन्स व्हाट, कि अपन इन्फेंट से किस पर गए, चाइल्डहुड पे गए, चाइल्डिश पे गए, उसके बाद अपन लवर पर गए, फिर आप सोल्जर पर गए, फिर जस्टिस पर गए, जस्टिस के बाद अपन पेंटलून पर गए, और उसके बाद अपन आए ओल्ड एज पर। तो आप जो है वो 7 रोल्स को प्ले कर रहे हैं, एंड हिज प्लेस बिकम द 7 एजेस। अब फर्क ये पड़ता है कि जब आप प्ले करते हैं तो आपको लोग कितनी सराहना देते हैं। ये सराहना आपको चाइल्ड एज में नहीं मिलेगी, ये आपको चाइल्डहुड में नहीं मिलेगी, या लवर एज में नहीं मिलेगी। ये सराहना आपको मिलने लगती है जब आप सोल्जर बनते हैं, है ना।
ठीक है, जब आप में समझ आ जाती है, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, और ये किरदार लाइफ का सबसे मेन किरदार होता है। इस किरदार को सेट करेंगे तो पीछे वाले किरदार अपने आप ही परफेक्टली सेट हो जाएंगे, वरना वो क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। समझ में आया? होता है ना कि आप जितना अच्छा एक स्टेज पर प्ले रोल करने के लिए चढ़ते हो, तो अच्छा प्ले करते हो, तो क्या होता है, आगे से आगे आपसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और खराब प्ले करोगे तो क्या होगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आनी है। आज बीइंग अ टीचर, अगर टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो उसके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, या बच्चे उससे अट्रैक्ट होंगे, वरना कौन अट्रैक्ट होगा, कोई अट्रैक्ट ही नहीं होगा कि ठीक है मैडम आती है, पढ़ाती है, चली जाती है, ठीक है चलता है, तो दैट इज नॉट अ थिंग। तो इसी तरह से अपन ये 7 एजेस प्ले करते हैं। तो इन 7 एजेस को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट, सबसे पहले इन्फेंट मीन्स के छोटा बच्चा, जिसके मुंह में ना दांत है, ना सर पर प्रॉपर बाल है, ना वो बैठ सकता है, ना वो घुटनों के बल चल सकता है। मेवलिंग एंड पकिंग, मेवलिंग एंड पकिंग का मतलब होता है उल्टा होना या रोना, ठीक है। इसका मतलब, पकिंग का मतलब होता है उल्टी करने वाला बच्चा, पकिंग मीन्स उल्टी, गुचलकी करते हैं बच्चे। मेवलिंग रोता हुआ, इन द नर्स आर्म, एक नर्स की गोद में होता है, ठीक है, कि सबसे पहले जो बच्चा होता है इन्फेंट एज में जो होता है वो रोता हुआ, सब आते हैं अपन रोते हुए आते हैं धरती पर, तो रोता हुआ उसका जन्म होता है, और फिर वो उल्टी मतलब गुचलकी करता है, वो पकिंग करता है सबसे पहला नर्स की गोद में। मतलब जब बच्चा बर्थ लेता है तो नर्स उसको सबसे पहले गोद में लेती है, उसके बाद में वो उसकी मदर के पास जाता है। तो दैट इज द थिंग कि वो रोता हुआ और उल्टी करता हुआ एक नर्स की गोद में होता है सबसे पहले इन्फेंट एज में। उसके बाद देन द विनिंग स्कूल बॉय, फिर क्या, शिकायत करता हुआ, विनिंग का मतलब होता है शिकायत, फिर शिकायत करता हुआ एक स्कूल का बच्चा, इसने मेरा ये तोड़ दिया, इसने मेरा ये ले लिया, इसने मेरे से ये छीन लिया, दैट इज विनिंग। तो एक शिकायत करता हुआ स्कूल का बच्चा विथ अ स्केटल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, जिसका जो है वो फेस कैसा है, स्केटल्ड है, मतलब जिसके हाथ में, एक तो स्केटल का मतलब होता है छोटा थैला, ठीक है, जिसके हाथ में एक छोटा सा थैला है, और एक ब्राइट स्कूल का फेस है, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, मतलब कि जो आनाकानी कर रहा है स्कूल जाते हुए, क्रीपिंग कर रहा है, मीन्स कि आनाकानी कर रहा है, अनविलिंग टू स्कूल, के उसको स्कूल नहीं जाना है। ये तो सब बच्चों की आदत होती है ना, एक छोटा सा फेस, बच्चा सुबह होता है, उठता है, तैयार होता है, बड़े अच्छे से मम्मी उसके बाल वाल बनाती है, बैग वैग देती है, फिर उसके चेहरे पर ऐसी 12 बजती है कि मुझे स्कूल जाना है। उस समय उसकी सब चीज़ें दुख रही होती है, आप उसको कहीं पे भी हाथ लगा लो, है ना, और जब वो घर आता है तो उसके सारे दर्द खत्म हो जाते हैं, है ना। तो दैट इज द थिंग। तो पहले, सबसे पहले मॉर्निंग में वो बच्चा क्या, उसका शाइनिंग सा फेस होता है, लेकिन वो क्रीप करता है स्नेल की तरह, ऐसे कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। और सबसे पहली स्टेज कौन सी आई, इन्फेंट की, उसके बाद स्कूल बॉय, अब अपन पढ़ रहे हैं लवर। देन द लवर शाइनिंग लाइक अ फर्नेस, मतलब कि एक प्रेमी की तरह, उस समय इतनी अक्ल होती नहीं है, ठीक है ना, तो अट्रैक्ट हो जाते हैं अपन किसी भी चीज के लिए, तो एक लवर की तरह जो कि भट्टी में जल रहा है कि यार ये मुझे पसंद है, तो बस वो उसके शाइनिंग लाइक अ फर्नेस, उसके प्यार में भट्टी की तरह जलता हुआ, विथ अ वोफुल बैलेट, और कहानियां गाता हुआ, गाने गाता हुआ किसी के पीछे, मेड हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और अपनी प्रेमिका की आंखों की तारीफ करता हुआ, है ना, अपने जो लवर होता है उसकी आंखों की तारीफ करता हुआ वो तीसरी स्टेज निभाता है। मतलब उस समय लाइफ में कोई जिम्मेवारी नहीं है, स्कूल से सीधा कॉलेज जाने लगे, कॉलेज जाने वाली एज हो गई आपकी, है ना। विथ अ वॉफुल बैलेट मेड हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, कि अपने प्रेमिका की आईब्रो, आंखों की जो है वो तारीफ करता हुआ वो तीसरी स्टेज निभाता है। पहली स्टेज में कोई जिम्मेवारी नहीं, इन्फेंट है, छोटे हैं, लोग अपनी जिम्मेवारियां उठाते हैं। फिर अपन स्कूल जाते हैं तो भी कोई जिम्मेवारी नहीं है, माँ बाप अपने को जिम्मेवारी समझकर स्कूल भेजते हैं। फिर तीसरे में अपन लवर बन जाते हैं, उसमें भी अपने सर पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, आने वाली जिम्मेवारी को उठाना है लेकिन टेंशन नहीं है, बस ये है कि हाँ
उस समय लवर बने हुए इधर उधर गलियों में भटकते हुए घूमते हैं। तो ये हो गई अपनी तीसरी स्टेज। अब आते हैं अपन देन अ सोल्जर, उसके बाद अपन सोल्जर्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान सैनिक बनता है, यहाँ पे सोल्जर से क्यों कंपेयर किया है वो सुनिएगा। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज एंड ओथ्स, जिसके अंदर कुछ करने की भावना होती है, एंड बियर्ड लाइक अ पार्ड, और दाढ़ी जो होती है थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आई हुई होती है और वो पार्ड लियोपार्ड की तरह दिखती है। जेलस इन ऑनर, मतलब कि अपने सम्मान के लिए लड़ना, और सडन एंड क्विक इन क्वारल, और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेना। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन, और ये चीज़ें जो होती है वो उसके अंदर धीरे धीरे आक्रोश का रूप भी ले लेती है। समझ में आया? मतलब जब अपन सोल्जर बन जाते हैं, तो लवर से जब अपन सोल्जर बनते हैं तो अपने अंदर बदले की भावना हो गई, जवान होते हैं एकदम से, उस समय खून खौलता है शरीर में कि तूने मुझे ऐसा कह दिया, मार डालूंगा, कर डालूंगा, क्योंकि उस समय तक जॉब नहीं होती है। उस समय अपन सीख कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, फ्यूचर बना रहे होते हैं। उस समय अपन इन चीज़ों को गहराई में नहीं लेते कि अगर किसको मार दिया तो कितना नुकसान हो जाएगा, आगे क्या होगा, वो सब चीज़ें अपन सोचते नहीं है। वो वाली एज होती है। जैसे सोल्जर के हाथ में जब गन होती है ना, तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि मुझे इसको ख़त्म करना है, सामने वाले दुश्मन को ख़त्म करना है, चाहे जो भी हो जाए, वही चीज़ होती है। इसलिए सोल्जर से कंपेयर किया है कि सोल्जर के हाथ में गन है तो मतलब कि उसके पास एक ही मोटो है कि मुझे सामने वाले को ख़त्म करना है, अब चाहे जो भी हो जाए। तो वो एज अपनी सोल्जर एज होती है कि हाँ, मुझे तो ये अपने लाइफ का एक टारगेट है जो लेना ही है, अब चाहे जो भी हो जाए। तो दैट इज द सोल्जर एज। क्लियर टू ऑल? नाउ इवन इन द कैनन्स माउथ, के चाहे बंदूक के मुंह पर हाथ रख दो या बंदूक अपने कोई सर पर रख दो, लेकिन अपन उस समय सुनते नहीं है। फिर अपनी नेक्स्ट स्टेज आती है देन द जस्टिस। फिर अपन जस्टिस स्टेज पर पहुंचते हैं। इन अ फेयर राउंड बेली, जिस समय अपनी शादी हो जाती है, पेट निकलकर थोड़ा मोटा हो जाता है, फेयर राउंड बेली विथ अ गुड कैपन लीन्ड। ठीक है, मतलब थोड़े बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, मैरिज हो जाती है। सोल्जर वाली एज तक तो हाँ भैया आप जॉब पर जाना है, फ्यूचर बनाना है। जस्टिस वाली एज में अपनी मैरिज हो गई है और एक मोटा सा पेट जो है, फेयर राउंड बेली जो है वो बाहर आ गई है ना। मतलब अब हेल्थ का इतना नहीं है, ठीक है भैया मैरिज हो गई, जॉब लग गई, अब अपने बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो है अपन उलझते जाते हैं। विथ अ कैपन लिनेंट, मतलब एक गोल मोटा सा पेट और चूजे जो मुंह होता है ना वो चूजों से भरा, मतलब कि आप घर वालों को फीड करना है, घर वालों को फीड करना है। व्हाट इज दैट, कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है। विथ आई सर्वर एंड बियर्ड ऑफ अ फॉर्मल कट, और उस समय फिर अपनी दाढ़ी तेंदुए की तरह नहीं, फॉर्मल कट, मतलब अब सभ्य इंसान बन जाते हैं अपन। विथ आई सर्वर एंड बियर्ड ऑफ द फॉर्मल कट। उसके बाद में फुल ऑफ वाइस एंड सॉस एंड अ मॉडर्न इंस्टेंस। ठीक है, मतलब उसके बाद अपन कैसे हो जाते हैं, बुद्धिमता से पूर्ण, बुद्धिमता से पूर्ण। यहाँ पे अपनी जो बुद्धि है वो प्रॉपर विकसित हो जाती है, बुद्धिमता से पूर्ण हो जाते हैं अपन कि भैया अब बस, अब जो जितनी मस्ती करनी थी वो सब अपन यंग एज में कर चुके हैं। अब हमारी मैरिज है, हो चुकी है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारी फैमिली है और हमें उसकी को टेक केयर करना है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट इन द सिक्स्थ एंड शिफ्ट इनटू द लीन ऑफ स्लिपर्ड पेंटलून। और अब वो सिक्स्थ एज में शिफ्ट करता है, दैट इज अ स्लिपर्ड पेंटलून, कि अब जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, चलने दो। उस समय विथ स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज, उनके नाक पर चश्मा आया हुआ होता है। वन पाउच वन साइड, एक थैला साइड में हमेशा रहता है, भूल जाते हैं सामान, उस एज में चले जाते हैं। इन अ यूथफुल हॉज वेल सेव टू वर्ल्ड वाइड, और एक हॉज मीन्स के पुराने ढीले हुए मोजे, पुराने मोजे जो हैं वो पाँव में भी नहीं आते हैं, और इस तरह से मतलब जो जुराबें हैं वो श्रंक हो चुकी हैं। फॉर इज श्रंक शैंक इनटू अ बिग मेनली वॉइस, जो भारी आवाज थी वो भी अब थोड़ी धीरे हो गई है। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स द चाइल्डिश टेरिबल पाइप, और हमारी वो आवाज और पतली होकर एक छोटे बच्चे की आवाज में धीरे धीरे वापस जाने लग रही है।
एंड द विसल टू हिज साउंड, और उनकी मुंह से जो है वो, अब दांत नहीं है, दांत गिर जाते हैं तो बोलते हैं तो मुंह से सीटियां निकलती है, क्योंकि दांत के स्पेसेस खाली हो गए तो बट ऑब्वियस है कि उसमें से सीटी निकलेगी। लास्ट सीन ऑफ ऑल, द एंड ऑफ दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, ये अपना लास्ट सीन होता है, लास्ट स्टेज होती है इन द इज द सेकेंड चाइल्डिश एंड मोर ऑब्लिगेशंस स्नेस, मतलब कि ना दांत होते हैं, ना रोशनी पूरी होती है, ना किसी चीज़ का टेस्ट होता है, और भी लाइफ में सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा चल रहा होता है। ठीक है, कि दिस इज द सेकेंड ऑब्लिवेशन स्टेज। दिस इज बाय विलियम शेक्सपियर। कैसी लगी आप सबको पोएम? होप अच्छी लगी। इफ एनीबडी हैज अ डाउट देन प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। अगर कोई वर्ड, कोई स्पेलिंग, कोई मीनिंग, कोई लाइन अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखें, और क्लियर हुआ है तो अपनी मैम को ज़रूर से मोटिवेट करें। एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ उस पोएम का वापस। सबसे पहले आते हैं अपन इन्फेंट एज पे, जिसमें अपन बहुत छोटे बच्चे हैं, जिसमें अपन म्यूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी एज आती है स्कूल बॉय की, जिसके अंदर अनविलिंग टू स्कूल, जो स्कूल जाना नहीं चाहता है। उसके बाद आते हैं लवर की, जो कि कुछ भी कर सकता है एंड मेक अ बैलेड, कि वो गाने गाता है अपनी प्रेमिका की याद में। उसके बाद आते हैं अपन सोल्जर्स की एज में, जिसका एक ही लक्ष्य होता है। ठीक है ना, उस लक्ष्य में कि भैया कुछ भी करके गुजरना है। सोल्जर के बाद अपन कौन सी एज में आते हैं? जस्टिस की एज में। जस्टिस की एज में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं, अपनी जिम्मेवारियां जो है वो बढ़ जाती हैं। जस्टिस के बाद अपन पेंटलून की एज में आते हैं, मतलब ना तो कोई अपने को बूढ़ा कह सकता है ना कोई जवान। पेंटलून वो एज होती है जिसमें कपड़े ढीले हो जाते हैं, जुराबें ढीली हो जाती है, अब ठीक है जो पड़ा है वो पहन लो, वो चला लो, दैट इज द थिंग। कि मतलब लगता है कि हाँ जिंदगी की स्टेज जी ली, सफिशिएंट है, फुल है। ठीक है ना, शुगर हो जाएगा इस एज में, बीपी हो जाएगी, ऐसे ही टेंशनों में चलते रहेंगे। ठीक है, साइड में एक थैला रहेगा, चश्मा लग जाएगा आंखों में, तो वो सब चीज़ें जो है वो पेंटलून की एज में। और फिर अपन सेकंड चाइल्डहुड जीते हैं। ठीक है ना, सेकंड चाइल्डिशनेस वाली एज जीते हैं, जिसमें अपने पास ना तो दांत होते हैं, ना आंखों की रोशनी होती है प्रॉपर, और ना ही किसी चीज़ का टेस्ट होता है ना। तो ये जिंदगी अपन जीते हैं। तो सोचो, एक भगवान अपने को सिर्फ एक बार जन्म देता है, और जब अपन जन्म लेकर इस धरती पर आते हैं तो कितने सारे रोल्स जो हैं वो अपन प्ले करते 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 चले जाते हैं इस दुनिया से। तो होप के जब अपन ये रोल प्ले करते हैं तो बहुत ईमानदारी से करें, ताकि लाइफ में हमेशा पीछे मुड़कर देखना ना पड़े, ये ना सोचना पड़े कि जब बच्चे थे या जब लवर थे या जब सोल्जर थे तो शायद इन चीज़ों पर फोकस कर लिया होता तो आज अपना ये जो सेकंड चाइल्डिशनेस वाला जो टाइम है वो अच्छे से निकल जाए, है ना। क्योंकि इस समय बहुत सपोर्ट की, बहुत केयर की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट और केयर अगर आपने अपनी ज़िंदगी के आगे वाली स्टेजेस को आराम से निकाला है तब तो बढ़िया निकल जाएगी, वरना बहुत मुश्किल से निकलने वाली है ना। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर शांति से अच्छे से जीना है तो ये 7 एजेस जो है लाइफ की बड़े अच्छे से और बहुत शांति से अपने को निकालनी है। क्लियर? चलिए, क्लियर हो गई पोएम सबको? अगर क्लियर है तो प्लीज़ मैम को रिस्पॉन्स करेंगे, और कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में ज़रूर से पूछेंगे। इसके क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। हु इज कंपेयर्ड विथ लियोपार्ड? लियोपार्ड से किसको कंपेयर किया गया है? लियोपार्ड से सोल्जर को कंपेयर किया गया है ना। सोल्जर को ही किया गया था कंपेयर, के जिसकी दाढ़ी जो है वो उस समय सोल्जर की तरह अपनी दाढ़ी होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स? नर्स का रोल क्या होता है? टू टेक केयर ऑफ स्मॉल चाइल्ड, है ना, टू टेक केयर ऑफ स्मॉल चाइल्ड। क्लियर? हु साइट लाइक अ फर्नेस? भट्टी में कौन जलता है? लवर, है ना, और कुछ नजर ही नहीं आता उस समय उसको। वॉट इज द स्टेज डज व्हेन अ मैन वियर अ स्पेक्टिकल्स? कौन सी एज होती है अपनी? पेंटलून वाली, है ना, पेंटलून वाली एज अपनी होती है। सो दिस इज द पोएम। I hope everybody enjoy this poem.
कल अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करें, और कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ वापस पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर करनी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, और कोशिश करें कि 7 एजेस को अपनी लाइफ में किस तरह से फॉलो करना है और हमें इससे सीखना क्या है। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, योर इंग्लिश एजुकेटर मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।